Hello guys, welcome to the channel. I hope you all guys are fine and doing great. Today we are going to discuss this time taken to mark all notes problem of lead code by weekly contest 136. This video will be in Hindi and English. If you want to see completely English tutorial of this, you can check out this particular video of my channel. Okay, so let's move on to the problem statement guys. So here we are given an undirected tree with n nodes from 0 to n minus 1. Okay, and we have 2D integer array edges of size n minus 1, just like a tree where edges I is equal to uv comma vi, means there is a edge between ui and vi. Okay guys, now what we need to find out this. Now we are given two conditions. Initially all nodes are unmarked, means initially our tree is unmarked. Now I have to mark all the nodes one by one, but what is the condition of marking ith node? See, if my ith node is odd, so basically what it is given, दिस इज माई ith नोड. ओके, ये मेरा आई नोड है और इसका कोई एडजेसेंट नोड है, मतलब नेबर नोड है कुछ ये. अगर ये नोड x माइनस वन टाइम पे पेंट किया है ना, हमने मार्क किया है, तो जो ith नोड है ये हम x प्लस वन टाइम पे मार्क कर देंगे अगर मेरा i ओड है तो. इफ माई आई इज ओड आई विल गोना मार्क इट एट टाइम x, नोट x प्लस वन, सॉरी x. सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर ये x टाइम पे मैंने मार्क किया है कि भाई ये मैंने x टाइम पे मार्क किया है, तो i मेरा x प्लस वन टाइम में मार्क हो जाएगा बेसिकली. ओके, ये माइनस वन का चक्कर हटाते हैं, x प्लस वन. बट इफ i अगर इवन है तो x प्लस टू टाइम लेगा. ये i अगर इवन है तो x प्लस टू टाइम लेगा. ओके, और जो एडजेसेंट नोड होगा ये ऑब्वियसली अगर मैं रूट से स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले कौन सा नोड होगा जो i के एडजेसेंट टू i के नेबर में हो, इसका पेरेंट नोड. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका पेरेंट नोड x टाइम पे कुछ पेंट हम कर रहे हैं तो i नोड अगर ओड है तो x प्लस वन टाइम पे मेरा मार्क हो जाएगा, पेंट मतलब मार्क. ओके, और अगर ये इवन है तो x प्लस टू टाइम पे ये मार्क हो जाएगा. ना अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है ये एक टाइम्स एरे. नाउ व्हाट इज टाइम्स एरे? टाइम्स एरे एक ऐसा एरे है जिसके टाइम्स आई की वैल्यू वो टाइम होगी जब हम सारे नोड्स को अपने ट्री के मार्क कर देंगे. अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएथ नोड से, नहीं समझे दोबारा देखो. अगर मैं अपने आईएथ नोड को रूट नोड, क्योंकि मेरा ट्री गिवन है, ट्री में कोई रूट तो मेरे को दिया ही नहीं हुआ, जनरली जीरो रूट होता है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं कि कौन सा रूट है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को एक एक करके जीरो से एन माइनस वन हर एक नोड को एज अ रूट अप्रोच करना है कि ये मेरा रूट है. और जब निकालना है भाई, अगर मैं आईएथ रूट से स्टार्ट करूँ, आईएथ नोड को एज अ रूट मान के स्टार्ट करूँ, तो पूरे ट्री को पेंट करने में, मार्क करने में कितना टाइम लगेगा? वो जितना टाइम लगेगा वो मेरा टाइम ऑफ आई होगा, कि मैंने आई नोड को रूट मान लिया, अब मेरा जितना टाइम लगा वो मेरा टाइम ऑफ आई होगा. तो ये मेरे को निकालना है. तो इसके लिए हम लोग रीरूटिंग डीपी यूज करेंगे. बेसिकली डीपी ऑन ट्रीज टाइप कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है. मैं प्रॉब्लम में एक्सप्लेन भी करूंगा. ओके, आई विल गोना एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं हटा देता हूँ. ओके, नोट नीड. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ट्री, क्योंकि अपने को एज गिवन है, तो हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. कर लिया ट्री, वो मैं कोड में दिखाऊंगा कैसे किया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सबसे पहले जो भी हमारा ट्री गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, एक डीएफएस कॉल कर देंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टेप समझो, कॉल क्या करेंगे छोड़ो. पहला स्टेप हमारा होगा कि जीरो को एज अ रूट नोड मान के, अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. और आंसर के साथ साथ एक चीज और कैलकुलेट करेंगे हम, एक डीपी एरे, डीपी टू डी एरे, मीन्स डीपी जीरो जीरो, एक टू डी एरे हर एक नोड के लिए, डीपी आई जीरो, डीपी आई वन. नाउ डीपी आई वन और जीरो क्या होंगे, ये मेरा आई है और ये इसके चिल्ड्रन होंगे अलग अलग. ठीक है, ये है, ये है, ये मतलब मैं चिल्ड्रन ही बना रहा था ऐसे. सपोज ये मेरा एक है, ये मेरा दो है, तो इसके चिल्ड्रन की. ओके, टोटल टाइम कितना लगेगा, अभी ये क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. टोटल टाइम कितना लगेगा, टू को पेंट करने में 2 मिनट लगेंगे, मतलब 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा. एक को पेंट करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम यहाँ से कितना लगेगा, 3. क्यों 3 लगेगा? ये अगर मेरा पेंट हो चुका है तो उसके बाद एक को पेंट करने में 1 यूनिट टाइम लगेगा क्योंकि ओड है. अगर एक मेरा पेंट हो चुका है तो दो को पेंट करने में 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा क्योंकि इवन है. तो टोटल यहाँ के बाद मेरे को 3 सेकंड और लगेंगे. ऐसे मैं इसका निकाल लूंगा, ऐसे मैं इसका निकाल लूंगा. तो इन सभी में, इसके सपोज और भी बहुत सारे चाइल्ड इधर है, तो इन सभी चाइल्डों में जो भी टॉप टू टाइम वैल्यू होंगी ना, टॉप टू, वे मैं रखूंगा अपने. डीपी आई होगी मेरा मैक्सिमम टाइम टेकन, मैक्सिमम टाइम टेकन, ये होगी सेकंड मैक्सिमम टाइम टेकन. एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ से 3 आ रहा है,
यहाँ पे कुछ मेरा 3 होता, यहाँ पे कुछ सपोज 4 होता, 5 होता, 7 होता। 2 मिनट लगती 4 को पेंट करने में, मार्क करने में, 1 मिनट 5 को, 1 मिनट 7 को, 2 3 4 टोटल आता 4। सपोज औरों का एक एक ही आ रहा है या दो दो कुछ आ रहा है, ठीक है। तो पहली वैल्यू मेरी 4 है मैक्सिमम, तो डीपी आई जीरो इस आई के लिए 4 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी मेरी 3। ठीक है, ये आ गया। डीपी आई क्या है, डीपी आई जीरो बताएगी डीपी ith नोड के किसी भी चाइल्ड को पेंट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो मेरा डीपी आई जीरो में, चाइल्ड का मतलब है उसके एंड तक, क्योंकि अब सपोज मैं यहाँ तक का तो निकालूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक का मैक्सिमम थोड़ी होगा, वो तो एंड ही होगा, क्योंकि एक के बाद और मेरा टाइम लगेगा 2। ये तो मतलब एक पर्टिकुलर पाथ, एक पर्टिकुलर में कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा वो मेरा डीपी जीरो पे आएगा। सेकंड मैक्सिमम कितना लगेगा वो मेरा डीपीआई वन पे आएगा। ठीक है, अब मैंने ये निकाल लिया। अब 2 बार क्यों निकाला है, ये मेरा पेज रूटिंग डीपी में यूज होगा, कैसे होगा ये मैं आगे बताऊंगा। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब हमारे पास इनिशियल हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये चीज आ गई, तो हम एक आंसर वेक्टर डिक्लेयर कर देंगे, हम एक आंसर वेक्टर डिक्लेयर कर देंगे। और अब इस आंसर वेक्टर का क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। बेसिकली इनिशियल करेंगे मतलब आंसर ऑफ जीरो, क्योंकि हमने पहले जीरो को रूट मान के किया तो जीरो का तो आंसर अपने पास आ गया। तो आंसर ऑफ जीरो कितना होगा, अगर ध्यान से देखें तो डीपी जीरो पे हूँ, और कितना होगा जीरो। सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा मतलब कि इतने टाइम में तो भाई मेरा सब हो ही जाएगा। मैक्सिमम टाइम जो लगेगा ना मेरे को वो डीपी जीरो जीरो लगेगा, कि जीरो नोड पे मैं हूँ, और उसका जीरो मतलब मैक्सिमम टाइम, बेस्ट मैक्सिमम टाइम जीवन होता है तो सेकंड मैक्सिमम टाइम। ये मैंने निकाल लिया। अब मेन स्टेप इसका चालू होता है रीरूटिंग डीपी, कि हर एक चाइल्ड के लिए, हर एक नोड के लिए हमने निकाल लिया कि उसके चाइल्ड का मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम टाइम कितना होगा। अब मेरे को निकालना है कि पूरे ट्री का बेस्ट टाइम कितना होगा, मतलब पूरे ट्री में अगर अलग अलग रूट में मान के चल रहा हूँ तो कितना टाइम मेरा लगेगा। अब मेरे को ये निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके ये बड़ा एक सिंपल इसकी टेक्निक मैं बताता हूँ। ये मेरा करंट पेरेंट है, ये मेरा करंट है चाइल्ड। अब बेसिकली मेरे को करना क्या है, रीरूटिंग डीपी होती क्या है, चाइल्ड को तो मेरे को पेरेंट बनाना है और पेरेंट को बनाना है चाइल्ड, ऐसे। क्योंकि तो अब ऐसे क्या होगा, अगर मैं हर एक नोड के लिए ऐसे करूंगा तो मेरा अल्टीमेट जो पेरेंट नोड है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब ये मैं करूँ कैसे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सी और पी को दो अलग अलग नोड्स में तोड़ लूँ, मतलब ऐसे ट्रीट करूँ कि ये वाला एज एग्जिस्ट ही नहीं करता। सी और पी को मैंने तोड़ लिया, देन इस एज को ऐसे ऐड करूँ कि सी पेरेंट बन जाए, पी मेरा जो है चिल्ड्रन बन जाए। अब ये कैसे होगा ये देखो, मतलब बेसिक अप्रोच इसकी ये होती है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सी मेरा पेरेंट था, पढ़ा ही लेता हूँ मैं, पी मेरा था पेरेंट। नाउ अब ये मेरा पी पेरेंट क्यों है, पी पेरेंट है तो यानी कि मेरे पास दो वैल्यू होंगी, डीपी पी जीरो, और पी जीरो पी वन ही लिखता हूँ मैं, डीपी नहीं लिखता हर बार, कंफ्यूजिंग होगा, मतलब लिखने में काफी वो आलस आएगा। ये सी जीरो सी वन, सी जीरो सी वन, पी जीरो पी वन के कारण कुछ इफेक्ट होंगे। पी जीरो है मैक्सिमम टाइम जो पी को लगेगा, पी के किसी भी चाइल्ड को लगेगा मैक्सिमम टाइम, पी वन है सेकंड मैक्सिमम टाइम। ओके, नाउ एक चीज और है इसमें, सपोज मेरा ये कुछ नोड है, ये सपोज कुछ ऐसे है, ये मेरा कुछ नोड है, देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको प्रिंट होने में लग रहा है, मतलब मार्क होने में 1, इसको मार्क होने में लगेंगी 2, इसको भी 2 लगेंगी, मतलब खाली 4 को, तो टोटल लगेगा मेरा 4। क्योंकि अगर ये वाला मार्क हो चुका है तो 2 में ये होगा, फिर 2 में ये होगा, टोटल 4 हो गया, 2 में ये होगा, 1 में ये होगा, टोटल 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 और 4 नहीं होंगे मेरा मैक्सिमम, मेरा मैक्सिमम होगा 1 और 4, मेरा मैक्सिमम होगा 1 और 4, 1 और 4। और ये क्यों होगा, ये अभी रीरूटिंग डीपी करेंगे तो समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं दोनों एक ही चाइल्ड के निकाल लूंगा तो ये वाला एज नेग्लेक्ट करने में मेरे को दिक्कत होगी। अब क्यों होगी ये मैं अभी बताता हूँ, पहले बस इतना समझो। तो इतना ध्यान रखो कि पी जीरो या पी वन में से मैक्सिमम एक ही सी पे डिपेंड होगा। लाइक जो इसका मैक्सिमम है ना सी जीरो, यहाँ पे जो मैक्सिमम है, दो का मैक्सिमम यहाँ पे हमारे, तो कितना मैक्सिमम होगा इसके चाइल्ड के कारण, या तो 4 होगा या 3 होगा, या सॉरी हाँ, इसके इस वाले ट्री के कारण हमारा मैक्सिमम कितना आ सकता है, इस वाले सब एरे के कारण आइदर 4 या आइदर 3। तो हम यहाँ से 4 ही करेंगे रिटर्न, 3 नहीं करेंगे, सिर्फ 4 रिटर्न करेंगे। ये नहीं है कि 1 से बड़ा 3 है तो 4 3 ले लेंगे ना, 4 और 1 लेंगे बस। अब ये क्यों लेंगे, अब ये एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे है। सी, अब मैं जानता हूँ भाई, जब अभी ये सी जीरो और सी वन को इससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये तो मेरा पेरेंट है। अब ये सी जीरो और सी वन क्या है, इसके 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 सब ट्री के कारण है।
तो P0 और P1 इस पे इफेक्ट, इस पे डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि भाई C0 C1 C ये मेरा पूरा इसके क्या बोले इसके सबट्री में आता है, P0 P1 के सबट्री में आता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ भाई C1 और C0 इंडिपेंडेंट है मेरे। C0 मतलब बेस्ट मैक्सिमम टाइम टेकन बाय सबट्री ऑफ C, बेस्ट सेकंड मैक्सिमम टाइम टेकन बाय एनी सबट्री ऑफ C, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब जब मैं P को इसका चिल्ड्रन बनाऊंगा तो ये मेरा C आ गया, ये मेरा P आ गया। अब क्या P C पे डिपेंड होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये P0 और P1 में अगर कोई वैल्यू मेरी इन पे डिपेंड है तो वो वैल्यू मेरे को हटानी पड़ेगी, वो वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब ठीक है, पहला केस ये होगा। अब दूसरा केस क्या हुआ? सपोज C0 है मेरा 5, ये है मेरा 7, ये है मेरा 10, ये है मेरा 7, ये है मेरा 6। सपोज सपोज ये मेरा सीन है कि इसके सब ट्री में मैक्सिमम टाइम 7 लगेगा, और वो इसके कारण लग रहा है, मतलब इसके कारण लग रहा है, मतलब यहाँ से मेरा 7 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 7 रिटर्न हो रहा है, ये समझो। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई P का एक चाइल्ड है जो 7 दे रहा है, वो चाइल्ड कौन सा है? C है। तो अब जब मैं C को पेरेंट बनाऊंगा तो C तो P का चाइल्ड है नहीं, और तो इसका मतलब P के कारण जो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अब P चाइल्ड बन गया है ना मेरा, मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ी है कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी। C को जब मैंने पेरेंट बनाया तो मेरे को दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी अब, C0 C1। C0 क्या और C1 का होगा वही मैक्सिमम टाइम टेकन और सेकंड मैक्सिमम टाइम टेकन। अभी ये दोनों अपडेट होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अब C जो अभी तक सिर्फ इतना पोर्शन अपना चाइल्ड का लेके रखता था, अब उसमें P को भी हमने एज अ चाइल्ड ऐड कर दिया। तो P के कारण भी एक मेरे को टाइम मिलेगा और वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। वो मेरे को अब P के कारण कौन सा टाइम मिलेगा? तो यहाँ से देखो, ये 7 टाइम देना चाहिए, बट क्या ये 7 देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पी को जो 7 टाइम मिल रहा था वो खुद इसके कारण मिल रहा था, यानी सी को इंक्लूड करके कोई ऐसा सब ट्री है अलोंग विद सी जो जिसके कारण मेरे को इतना बड़ा टाइम मिल रहा है। लेकिन वो सब ट्री अब मेरे पास नहीं होगा, एज अ पी वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने तोड़ दिया है, अब पी का चिल्ड्रन है ही नहीं सी, यानी पी और सी अब अलग अलग हो चुके हैं। अब बेसिकली क्या है, सी पेरेंट बन चुका है। तो जो पहले यहाँ से मैं यहाँ जा रहा था, अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, बेसिकली सी से पी की तरफ। तो पी के कारण मैक्सिमम टाइम मेरे को कितना मिलेगा? वो मिलेगा 6। क्योंकि अगर इसके कारण 7 मिल रहा था तो यानी कि 6 मेरे को और कहीं से मिल रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों एक के नहीं उठाए। सपोज अगर यहाँ पे कुछ मेरी वैल्यू होती, यहाँ पे कुछ दोनों वैल्यू मैं यहाँ की उठा लेता, अब जैसे इस वाले नोड में मैं देखूंगा 1 और 4 आए, जब मैं इसको चिल्ड्रन बनाऊंगा तो मैं कहूंगा भाई 4 मेरे को यहाँ से मिल रहा था 2 वाले की तरफ से, अभी इसकी तरफ से मेरे को एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर 3 और 4 दोनों आके उठा लेता तो मेरे को 3 स्टोर करने पड़ते। ऐसे ही सपोज इधर 3 चाइल्ड है, तीनों में इसके उठा लेता तो और ऐसे, तो यानी कि एक चाइल्ड का मैं एक ही मैक्सिमम उठाऊंगा, इसीलिए 1 और 4 इंस्टेड ऑफ 3 और 4, 1 और 4 मेरा आंसर होंगे, मतलब मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अब पी के कारण कितना मेरे को मैक्सिमम मिलेगा? जब पी चाइल्ड है, जब पी चाइल्ड है यानी कि पी का चाइल्ड है, तो पी चाइल्ड बनेगा तो पी का जो रिमेनिंग सब ट्री था इस वाले नोड के अलावा, इस वाले नोड के अलावा वो भी इसका चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी अलग हुआ है। मतलब ऐसे मेरा अभी जो है, ऐसे है मेरा ये कुछ सपोज पी का है, तो मैंने ये नोड तोड़ के पी को इसका चाइल्ड ऐड किया है, तो ये जितना पोर्शन था ये तो ऐसे कैसे ऐड होगा ना इधर, ये थोड़ी चेंज होगा। खाली इस नोड का मतलब हमने चेंज किया कि पेरेंट की जगह ये अब चाइल्ड बन गया, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ये जो 6 मेरे को आ रहा था यहाँ पे, ये 6 जो मेरे को मिल रहा है ये किसी दूसरे चाइल्ड के कारण मिल रहा है, ये किसी दूसरे चाइल्ड नोड के कारण मिल रहा है। तो पी के कारण अब मैं कह दूंगा भाई मेरे को जो मैक्सिमम मिलेगा वो 6 मिलेगा। तो अब देख लो भाई, अपना पी के कारण 6 मिलेगा मैक्सिमम मेरे को, ठीक है। तो वो मेरे को चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी अब। तो ये मेरा रीरूटिंग डीपी है। अब मैं कैसे इसे हैंडल करूंगा? अगर 6 मेरा C0 से बड़ा है, अगर 6 मेरा C0 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा? भाई सपोज ये मेरा 6 है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अभी तो 5 7 है, बड़ा नहीं है, हम ऑब्वियसली जानते हैं 7 है। ये 6 है मेरा, सपोज ये कुछ 4 है, ये कुछ 3 है। तो मैं जानता हूँ भाई पहले जो मेरे चाइल्ड थे ना वे मेरे को 4 और 3 दे रहे थे, बट अब जैसे मैंने पी को ऐड किया मेरे को 6 मिल गया। तो मैं कह दूंगा भाई मेरा मैक्सिमम 4 और 3 की जगह 6 और 4 हो जाएंगे, कि पहला मैक्सिमम हो गया 6, दूसरा मैक्सिमम मैं इसे दे दूंगा। अब सपोज ये 4 से छोटा होता, सपोज ये 4 से छोटा होता, कुछ भी नंबर होता, 4 के इक्वल भी होता, बेशक 4 के इक्वल मतलब C0 के इक्वल इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूँ C0 तो मेरा ऐसा कैसा रहेगा, अब चेंज क्या होगा मेरा C1, अब मेरा चेंज होगा C1। तो मैं बेसिकली क्या कर दूंगा, अगर ये मेरा कुछ ऐसी वैल्यू है जो लेस देन और इक्वल है C0 के, तो मैं C0 को तो छेड़ूंगा नहीं, C1 को कर दूंगा कि C1 मेरा मैक्सिमम उठा ले, मैक्सिमम उठा ले जो मेरा करंट C1 है वो, या फिर जो ये 6 वैल्यू ये इस वाले न्यू चाइल्ड के कारण आ रही है ये वाली
मैक्सिमम वैल्यू ये उठा ले, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ऐसे अब मैं चेंज करूंगा इसे। अब जैसे ये अब पीस का चाइल्ड हो गया, अब देखो पीस का चाइल्ड हो गया, मैंने ये अपडेट कर दिया, मैंने ये दोनों वैल्यू अपडेट कर दी, ये दोनों वैल्यू अपडेट कर दी। इसका मतलब क्या है कि सी को मैंने रूट बना दिया। अब सी को रूट बना दिया यानी कि मैंने री रूट कर दिया, री रूट। पहले मेरा रूट था पी, अब मेरा रूट है सी, री रूट मैंने कर दिया, तो इसे बोलते हैं री रूट डीपी। और मैंने जो मेरी वैल्यूज थी कैलकुलेट, ये भी मैंने चेंज कर दी, पहले 4 3 थी, अब ये 6,4 होगी, अब ये 6,4 होगी। तो ये बेसिक हम लोग जो है प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब इसके अंदर एक दो चीजें और अपने को देखनी है, वो हम कोड इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं फिर देखते हैं साथ के साथ, क्योंकि ऐसे पहले बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। नंबर ऑफ एज, ये मेरे नंबर ऑफ एज है कि नंबर ऑफ नोट्स। नाउ ये मेरा ट्री के लिए है, एक सेकंड, ये मेरा ट्री के लिए कोड है मतलब ट्री के लिए जो एडजेसेंट एरे होगा, ट्री स्टोर कर रहा हूँ। देन एक मैंने 2D वेक्टर बना लिया अपना एन साइज का, और जीरो से कॉल लगा दी, जीरो करंट नोट, -1 पेरेंट नोट, वी और डी पी ऐसा कैसा जो मेरा है डीएफएस, डीएफएस मेरा फंक्शन है ये। mx1 पहला मैक्सिमम टाइम, mx2 दूसरा मैक्सिमम टाइम, हर एक चाइल्ड के लिए वी ऑफ करंट के लिए चला दिया, अगर ये पेरेंट के इक्वल है तो कंटिन्यू, अदरवाइज डीएफएस निकाल लिया कि इसके चाइल्ड के कारण ith चाइल्ड के कारण मैक्सिमम टाइम मेरे को कितना मिलेगा। देख रहे हो एक ही मैक्सिमम टाइम आ रहा है मेरे पास, भले ही 50 चाइल्ड हो उसके, मेरे पास एक ही मैक्सिमम टाइम आएगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा ये, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो भी, ठीक है। कौन सी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, कि इस चाइल्ड का मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है वो रिटर्न। अब कर दिया। अब सी ये कौन से रिटर्न करेगा, तो डीपीआई में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ ना, डीपीआई में मैं स्टोर कर रहा हूँ कि भाई इसके सब ट्री में कितना होगा, इसके सब ट्री में कितना होगा, मैं आई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसमें। मैं बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन मैंने कैसे किया है, ये मेरा आई नोड है ना, तो आई का जो मैक्सिमम वन होगा ना, वो वन होगा कि इसके सब ट्री में मैक्सिमम मेरे को कितना टाइम लगेगा। लाइक अगर ये नोड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको पेंट होने में 2 टाइम लगेगा, मार्क होने में इसको 4 2 लगेगा, टोटल 4। तो मेरा ये 4 वैल्यू होगी, मैं इसको नहीं इंक्लूड करूंगा कि इसको पेंट करने में कितना टाइम लगेगा ना, आई एम इंक्लूडिंग कि मैक्सिमम वन मेरी वैल्यू होगी जो इसके सब ट्री, इसके चाइल्ड में कितना लगेगा। ये ऑलरेडी पेंट है, मैं इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा, ये इसके पेरेंट में इंक्लूड होगा, तो इसके लिए इसके चाइल्ड खाली इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वो हो गया। अब ये मेरा जो वैल्यू देगा ये को देगा कि आई के चाइल्ड, मैं करंटली यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा करंट नोड है, ये मेरा आई नोड है, मैंने ये अपने सब ट्री में कैलकुलेट करके मेरे को वैल्यू रिटर्न कर देगा, भाई मेरे सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू तुमको 4 मिलेगी। लाइक यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा, ये मेरा आई नोड है, ये मेरा 4 रिटर्न कर देगा, भाई मेरे सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू 4 कोमा कुछ है, यहाँ से मेरे पास 4 कोमा वैल्यू मिलेगी। अब ये आई का पेरेंट कौन है, करंट, आई का पेरेंट है करंट, तो ये आई भी तो पेंट करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन जब मैं करंट के लिए स्टोर करूंगा तो आई भी पेंट करना पड़ेगा। तो अब आई पेंट कैसे होगा, अगर आई मेरा ओड है तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगाएगा, अदरवाइज 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, तो मैं मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा इस एम एक्स को। नाउ अगर मेरा एम एक्स वन एम एक्स ये मैक्सिमम एम एक्स वन से बड़ा है, तो ये बेसिकली वही है, तो मैं अपने छोटे वाले को तो बड़े के इक्वल कर दूंगा, और एम एक्स वन को एम एक्स के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिक 2 पॉइंटर अपडेट है, अगर ये वाली प्रॉब्लम तुम सोल्व कर रहे हो तो ये बड़ी बेसिक चीज है, तो आनी चाहिए। लाइक मतलब ऐसे है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। सपोज mx2 मेरा 4 है, बड़े वाला मेरा 6 है, और ये वैल्यू मेरी 7 है, तो ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी। अगर ये 6 भी होती तो जब मैं इसे शिफ्ट करता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली वैल्यू मेरी अपडेट हो जाती, ठीक है। ऐसे मतलब ये बेसिक अपडेशन है कि दोनों को आगे मूव कर दो। अदरवाइज इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू mx1 से बड़ी नहीं है, इससे छोटी वैल्यू है, mx1 से छोटी है, तो इसका मतलब mx2 को अपडेट कर दो मैक्सिमम से, अगर mx2 ऑलरेडी बड़ी है तो वही रहेगी, वरना mx बड़ी है तो वो हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने निकाल लिया, तो अब मेरा 0 mx1 हो गया, मतलब मैक्सिमम टाइम टेकन, mx2 हो गया मैक्सिमम टाइम टेकन, और ये करंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसमें मैंने कहीं भी करंट इंक्लूड नहीं किया है। डीपी करंट 0 है, इसके चाइल्ड के कारण मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, डीपी करंट ऑफ 1 है, इसके चाइल्ड के कारण सेकंड मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब मेन थिंग चालू होती है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक आंसर बना लिया, आंसर ऑफ 0 कितना होगा, 0 मेरा नोड है और मैक्सिमम टाइम लगेगा डीपी 0। अब DFS1 ये मेन फंक्शन है मेरा, 0 से मैंने कर दिया कि मेरा बेसिक रूट नोड, अभी करंट जो मेरा रूट नोड है 0 है, -1 इसका पेरेंट, VDP आंसर, जो बेसिक चीजें पास करनी है। नाउ अब ये चीज, ये वाला फंक्शन है समझना है, में जो एक्सप्लेन किया है। अब ए बी ये इसका काम नहीं है, ये इग्नोर मार सकते हो। मैं जब कोड कर रहा था तो कई बार कोड में एक्स्ट्रा चीजें लिख ली जाती है, और सबमिशन की जल्दी में जो चीजें मतलब रिमूव नहीं की जाती, एक दो चीजें जो लिख ली, ये हटा दिया। अब इसके हर एक चाइल्ड के लिए मैं करूंगा, अगर आई मेरा पेरेंट के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दूंगा, क्यों वो मतलब साइकिल, वरना मैं साइकिल में फंस जाऊंगा, कंटिन्यू कर दिया। नाउ
नाउ नाउ नाउ अब मेन स्टेप आता है मेरा। मेन स्टेप क्या है मेरा? सी, बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये मेरा है करंट, ये मेरा है आई, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, इसको इसमें चेंज करना है, करंट से आई में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। तो पहले मेरे को वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आई के कारण मेरे को यहाँ पे मिली है, जो आई के कारण यहाँ पे मिली है, मीन्स ये वाली। क्या इसकी mx1 या mx2 वैल्यू आई के कारण अपडेट हुई है? लाइक आई कोई भी इसकी वैल्यू अपडेट मतलब रखता है, इसलिए मैंने दो निकाल ली है बेसिकली। अभी देखते जाओ बस। क्या आई के कारण डीपी कर 0 या डीपी कर 1, क्या उनमें से कोई भी वैल्यू मेरे इस वाले सब ट्री के कारण आई है? अगर आई है तो जब मेरा करंट चाइल्ड होगा तो वो वैल्यू मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। मतलब अभी देखते जाओ बस, ठीक है। पहले तो वो वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा कि डीपी मैंने रिटर्न कौन सी वैल्यू की? हमेशा mx1, तो डीपी आई 0 तो मैंने की होगी रिटर्न, प्लस ऊपर कौन सी वैल्यू मैंने ऐड की थी? इस आई को पेंट करने की कॉस्ट। नाउ आई को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? ओड हुआ तो +1, इवन हुआ तो +2, यानी कि +1 तो मैंने कर दिया। अब अगर ये इवन है तो एक बार और +1 कर दिया, यानी कि +2 कर दिया। इवन है तो ओड हुआ तो सिर्फ +1 होगा। नाउ अब ये हो गया कि इसके कारण जो मैंने वैल्यू भेजी है टोटल अप वैल्यू, वो x होगी मेरी, यानी कि जो ऊपर फाइनल ये mx थी ना, वो वैल्यू, वो करंट x वैल्यू है जो i चाइल्ड के कारण मेरे ऊपर गई होगी। अब वो mx1 या mx2 में स्टोर हुई है करंट के, वो हमें नहीं पता। अब ये निकाल लिया मैंने। अब पेरेंट मैक्स मैंने एक वेरिएबल लिया ना, पेरेंट मैक्स क्या है? पेरेंट मैक्स मेरी वो वैल्यू है जो मेरे को मिलेगी जब मैं करंट को अपना चाइल्ड बना चुका हूँ। जब मैं करंट नोड को अपना चाइल्ड बना चुका हूँ ना, तो पेरेंट, ये पेरेंट अंडरस्कोर मैक्स, मतलब पेरेंट मैक्स, मैं इसे बेसिकली बोल रहा हूँ पेरेंट अंडरस्कोर मैक्स, यानी कि पेरेंट मैक्स। पेरेंट मैक्स होगा कि जो अभी मेरा पेरेंट है जब ये चाइल्ड बन चुका होगा तो इसके कारण कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को मिलेगा। क्योंकि जब ये बन जाएगा तो आई की जो मैक्सिमम डिस्टेंस की दो वैल्यू थी वो अपडेट होंगी ना। हर एक की मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? उसके चाइल्ड पे। जब आई का हम एक नया, क्योंकि अभी तो आई का पेरेंट है करंट, तो अभी तो करंट के कारण आई की वैल्यू में कोई अपडेट होगा नहीं, बट जैसे ही इसका चाइल्ड बन जाएगा तो इसके कारण कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को मिलेगा, और उसके बेस पे जो DPI0 DPI1 अपडेट होंगी, अपडेट होंगी, ठीक है। अब कैसे निकाले इसे? सी, अगर करंट के ऊपर, करंट वाले पे मेरी पहली वैल्यू हुई, यानी कि दो वैल्यू मैंने निकाल ली थी, अब मैं जानता हूं यहां से एक वैल्यू होगी, इन दोनों में से मेरे को एक वैल्यू उठानी है। अगर मेरी ये पहली वैल्यू x इक्वल टू डीपी करंट 0, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिली है वही मेरी इस वाली वैल्यू के इक्वल, x के इक्वल, तो मेरे को सेकंड उठानी पड़ेगी, यानी कि सेकंड बेस्ट वैल्यू और किसी नोड से मिली है वो उठा लो, ये उठा लो। वरना पहली वैल्यू उठा लो, यानी कि पहली वैल्यू इक्वल नहीं है, यही वैल्यू उठा लो, सेकंड क्यों लूंगा मैं? मैक्सिमम वैल्यू उठाऊंगा अपनी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू मैंने उठा ली। नाउ अब बेसिकली मैंने क्या किया, मैं जानता हूं भाई करंट के कारण, अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, ये अब मैंने क्या किया है, ये पेरेंट मैक्स अभी तक का मेरा क्या है कि ये मेरा करंट नोड है। मैं इसे बड़ा करता हूँ, हाँ, अब बढ़िया बनेगा कि ये मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये मेरा करंट नोड है, और इस करंट नोड के अंदर आई इंक्लूड नहीं है, आई इंक्लूड नहीं है, इस करंट नोड के अंदर आई इंक्लूड नहीं है। तो अब ये आई के अलावा जो पोर्शन है उसके कारण जो इसका सब ट्री है, इसका सब ट्री है, उसके कारण जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी वो पेरेंट मैक्स मिलेगी, पेरेंट स्कोर मैक्स। बट अब जब मैं करंट को आई का चिल्ड्रन बनाऊंगा तो क्या मेरे को सिर्फ ये पेरेंट मैक्स यूज में होगी? क्या ये जो ये पेरेंट मैक्स है, क्या सिर्फ मेरे को यही चाहिए होगी पेरेंट स्कोर मैक्स? नहीं, मेरे को तो करंट को भी पेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं करंट को भी पेंट करूंगा। नाउ अगर करंट मेरा इवन है तो सॉरी ओड है, अगर ओड है तो एक बार इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि पेयर अंडरस्कोर मैक्स थी करंट के सब ट्री की वैल्यू एक्सेप्ट करंट। करंट को पेंट नहीं किया था आपने, हम क्या स्टोर कर रहे थे? उसके सब ट्री की वैल्यूज, इसके सब ट्री की वैल्यू, सिर्फ आई को हम पेंट कर ही नहीं रहे थे, आई को हम कर रहे थे जब हम ऊपर पेंट करेंगे, ठीक है। आई मतलब करंट चाइल्ड, जो करंट चाइल्ड होता था उसको। तो पेरेंट मैक्स यहाँ तक की वैल्यू थी, अब मैं करंट को भी पेंट करूंगा। अगर ये ओड है तो एक बार इंक्रीज कर दूंगा, अगर इवन है तो दो बार। अब मेरा इस स्टेप पे आके मेरा क्या हो गया, अब मेरा पेरेंट एक्स स्टोर करता है इस पूरे की वैल्यू अलोंग विथ करंट एज वेल। तो ये मेरी जो वैल्यू है जो ये यहाँ से रिटर्न करेगा पेर अंडरस्कोर एम एक्स, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो मेरे को इस वाले सब ट्री के कारण मिलेगी।
तो आई का एक नया सब ट्री, एक नया चाइल्ड बन गया जो जिसके कारण मैक्सिमम टाइम मेरे को इतना लगेगा, इस वाले कंपोनेंट के कारण, इस वाले सब ट्री के कारण, इस वाले चाइल्ड के कारण। ओके नाउ, अब अगर ये डिस्टेंस मेरा ith चाइल्ड के, ith नोड के मैक्सिमम डिस्टेंस से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, वही वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये मेरा I0 है, ये मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मेरा मतलब बेसिकली ऐसे, ये मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा सेकंड मैक्सिमम है, तो एक मेरे को वैल्यू मिली है वो इससे बड़ी है, इसके इक्वल है, तो उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा, इसको और उसको कंपेयर कर दूंगा, मैक्सिमम होगी तो ठीक है, वरना वो छोटी पड़ी रहेगी, ये मैं यही रखूंगा, बेसिकली वही। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले को बड़े के इक्वल कर दिया और बड़े वाले को मैंने पेरेंट ऑफ मैक्स से कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अदरवाइज जो मैंने कहा मैक्सिमम उठा ली कि ये वाली वैल्यू तो मेरी बड़ी है ही, अब DPI1 को अपडेट कर दो बस, और कुछ मत करो, DPI1 को अपडेट कर दो बस, ठीक है। और ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने एक आई को इसका चाइल्ड बना लिया, अब आई के कुछ और नोड होंगे, अब मैं उनमें दोबारा पेरेंट बनाऊंगा तो आई मेरा चाइल्ड बन जाएगा, फिर करंट मेरा चाइल्ड बन जाएगा, इसीलिए मेरे को पूरा ही अपडेट करना पड़ेगा एंड टू एंड। ओके, ऐसे चाइल्ड बनते जाएंगे। नाउ अब मैंने क्या किया, अब मेरा DPI अपडेट हो चुका है, तो DPI0 अब क्या स्टोर कर रहा है, अगर मेरा आई रूट है तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, DPI0 में स्टोर होगा, तो ये मैंने आंसर ऑफ 5 में अपडेट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, बेसिकली DPS1 कॉल कर दिया, DFS1, आई मेरा करंट नोड है, आई मेरा करंट रूट नोड है, जो ये करंट था। अब सी, अब मैंने करंट को एज अ पेरेंट अभी भी पास किया, ये क्यों किया मैं दिखाता हूँ। सी, ये मेरा करंट था, ये था मेरा आई, अब मैंने इसे चेंज कर दिया आई, और यहाँ पे हो गया मेरा करंट, और मैंने अगली कॉल निकाली है, उसमें मैंने करंट को एज अ पेरेंट पास किया है, उसमें मैंने करंट को एज अ पेरेंट पास किया है। पेरेंट पास करने का बेसिक मतलब होता है वो वाला नोड पास करना जो मेरे को ट्रेवर्स नहीं करना है। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो क्या किया मैंने, जो मेरा करंट रूट था उसके एक चाइल्ड को पेरेंट बना दिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो करंट रूट है उसके एक चाइल्ड को पेरेंट बनाऊंगा। क्या यहाँ पे मेरे को सी को पेरेंट बनाना चाहिए, खुद देखो, क्या सी को पेरेंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सी को पेरेंट बनाया तो ये स्टेप आएगा, यानी कि अब आई को दोबारा पेरेंट बनाऊंगा, तो देख रहे हो साइकिल में फंस जाऊंगा। तो पेरेंट एग्जैक्ट पेरेंट नहीं होता, पेरेंट का मतलब होता है वो नोड जब मेरे को आगे ट्रेवर्स नहीं करना है, तो जब मैंने सी को चाइल्ड बना दिया तो सी वो नोड है जो आई से मेरे को दोबारा ट्रेवर्स नहीं करना है, वरना मैं साइकिल में फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सी को पास किया है, ठीक है। और इसके बाद मैं सिंपली कर दूंगा रिटर्न, यहाँ से मेरा रिटर्न हो जाएगा आंसर। सो ये बेसिक सिंपल इसकी रीरूटिंग डीपी की अप्रोच थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। If you still have any doubt, just comment out. I will try my best to explain you. Please subscribe the channel, like the video, and check out my channel for more these type of videos. Thank you for watching this, guys. Stay tuned.